स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल फ़ोन से स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम क्या है, हाउ व्हेन एंड वेयर। अब हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर जो है बेसिकली क्या है कि हिस्ट्री के बारे में है कि हिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी हिस्ट्री की। अभी तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे है, तो हमें कुछ जो मेन चीज़ें हम वो चीज़ें लेके चलेंगे और ये चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। पहला है जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल कौन थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेम्स मिल ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, यानी कि वो एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री थे और साथ में ही पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, यानी कि जो राजनीति में जो फिलॉसफी करते हैं वो थे। और साथ में उनको उनकी बुक के लिए जाना जाता है। उनकी बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर। उस किताब का क्या नाम था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मिल्स ओपिनियन अबाउट द एशियन सोसाइटीज। अब जो जेम्स मिल थे उनकी क्या ओपिनियन थी एशियन सोसाइटीज के बारे में, यानी कि जो एशियाई समाज था उसके बारे में उनकी क्या मान्यता थी, उनकी क्या विचारधारा थी, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इन मिल्स ओपिनियन ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। उनका मानना था कि जो एशियन सोसाइटी है उनका जो लेवल है वो लोअर है किसके कंपैरिजन में, यूरोप के कंपैरिजन में। यूरोपियन सोसाइटीज के कंपैरिजन में जो एशियन सोसाइटीज है, जिसमें इंडिया भी आता है, एशिया का एक देश है इंडिया। तो उन्होंने जब कंपैरिजन किया दोनों में, तो वहाँ जो यूरोपियन सोसाइटी थी और जो एशियन सोसाइटी थी उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस किस बात का था, सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण, यानी कि जो भारतीय समाज था, यानी कि जो एशियाई समाज था वो गांव ग्रामीण सभ्यता पर आधारित था, और जो यूरोपियन समाज था वो किस पे, सिविलाइजेशन यानी कि नगरीकरण पर आधारित था। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था दोनों में। और तीसरा पॉइंट है अपना, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उन्होंने इंडियन जो भारतीय इतिहास था, भारतीय इतिहास है, उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा, 3 पीरियड्स। पहला था हिंदू पीरियड, दूसरा मुस्लिम पीरियड और लास्ट का ब्रिटिश पीरियड। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, जो हमने अभी हिस्ट्री के बारे में बात किया कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। तो वो 3 पार्ट ये रहे। पहला पार्ट है आपका हिंदू, मैंने बताया था। हिंदू को हम एंशिएंट भी कह सकते हैं, एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास भारत का। और दूसरा है मुस्लिम यानी कि मेडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास, जब जो टाइम था मुगल सम्राटों का, वो वाला काल था ये मुस्लिम हिस्ट्री, जो हम मुस्लिम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरा है ब्रिटिश यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो बाद में सबसे लेटेस्ट आया जब ब्रिटेन के लोग यहाँ आए व्यापार करने के उद्देश्य से, उस टाइम का। इन एंशिएंट हिस्ट्री हम किसके बारे में बात करते हैं, वेदास पीरियड यानी कि जब वेदों और ऋग्वेद कालीन था उस टाइम की हिस्ट्री को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरी है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मुगल पीरियड आता है, अपना मुगल पीरियड आता है, और मेनली मुगल पीरियड ही आता है। और इन मॉडर्न हिस्ट्री हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है, कॉलोनियल का मतलब होता है हिंदी में उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है जैसे कि भारत ब्रिटेन के लोगों के लिए एक उपनिवेश था। क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से यहाँ से वो खेती के जरिए कच्चा माल प्राप्त करके अपने देश ले जाके उसको तैयार माल बना के और दोबारा यहीं बेचते थे। यानी कि ये जो भारत था वो उनके लिए एक बाजार था, ना कि एक गुलाम देश। बाजार के रूप में उन्होंने इसको स्वीकार कर रखा था। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। जेम्स मिल ने नोटिस किया, हैड नोटिस द एविल प्रैक्टिसेस दैट डोमिनेटेड टू द इंडियन सोशल लाइफ वर रिलीजियस इंटॉलरेंस। अब जैसे जेम्स मिल ने 1817 में, कब, 1817 में उन्होंने जो किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन, जो मैंने अभी आपको किताब का नाम बताया था, उस किताब में जब उन्होंने ये किताब कब लिखी थी, 1817 में।
और इस किताब में उन्होंने लिखा, ये बातें बताई कि जब ब्रिटिश काल यहाँ नहीं था भारत में, उससे पहले यहाँ पर एविल प्रैक्टिसेस थे। क्या थे? एविल प्रैक्टिसेस। एविल प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया सामाजिक कुरीतियाँ, यानी कि जो कुछ गलत चीज़ें थी हमारे समाज में, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह, ये सब अंग्रेजों ने ही हमारे देश से समाप्त किया था। और इसकी वजह से इन सब चीज़ों ने इंडियन सोशल लाइफ को डोमिनेट किया था। डोमिनेट का मतलब प्रभावी रूप से ये हमारे भारतीय सामाजिक जीवन का हिस्सा बने हुए थे। जैसे कि उसमें सबसे पहला आता है रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब होता है धार्मिक असहिष्णुता। असहिष्णुता मतलब जैसे धर्म के नाम पर लोग लड़ने लग जाते थे, पहले वो ज़्यादा होता था, अब उतना नहीं है। और सेकंड नंबर पे कास्ट टैबूज। कास्ट टैबूज का यानी कि जाति प्रथा, जो जाति व्यवस्था थी, शूद्र, जो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पहले पढ़ रखा था, उसके बारे में। वर्ण व्यवस्था में जैसे आते थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो वो था कास्ट टैबूज। और लास्ट में आता है सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस, यानी कि जो जादू टोनों में विश्वास लोग रखते थे। पहले तांत्रिक वगैरह जो थे उसमें ज़्यादा लोग मानते थे कि ये लोग होते हैं, इनकी पहुंच भगवान तक होती है, तो उनके पास पहुंच जाते थे, कोई भी दिक्कत आती थी तो उनके पास जाते थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। अब जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, जो अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जो इंडियन हिस्ट्री थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था उसका नाम क्या था? उसका था मॉडर्न पीरियड, जिसे हमने कहा था। उसे कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उसका रीजन जान लेते हैं। इट इज बिकॉज अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। जब मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल, आधुनिक इतिहास भारत का चल रहा था, यानी कि उपनिवेशिक काल चल रहा था, तो उस दौरान ब्रिटिश भारत में लोगों के पास पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, यानी कि समानता नहीं थी। फ्रीडम और लिबर्टी, ना ही आज़ादी थी। द सिंबल्स ऑफ मॉडर्निटी, ये जो समानता का अभाव, स्वतंत्रता का अभाव था, ये किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? सिंबल यानी कि प्रतीक, किसका प्रतीक है? मॉडर्निटी का, यानी कि आधुनिकता का। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। द ब्रिटिश कंक्वायर्ड इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। जो अंग्रेज थे उन्होंने कंक्वायर किया इंडिया से मतलब किस तरीके से संघर्ष करके उन्होंने ये सत्ता हासिल की, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है द सब्जुगेटेड लोकल नवाब्स एंड राजास। उन्होंने जो लोकल नवाब थे, यानी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि किसी भी क्षेत्र के जो विधायक मान लो या फिर सांसद, अभी के टाइम में अगर हम बात करें, लेकिन उस टाइम में क्या होते थे? उस टाइम में नवाब और राजा होते थे। जैसे कि लखनऊ के नवाब हो गए और जयपुर के राजा हो गए, ऐसे। तो इन सब को ना उन्होंने पहले अपनी कूटनीति से उनको अपने वश में किया, यानी कि उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल। उन्होंने एक कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर उन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। एस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया। एंड सोसाइटी कलेक्टेड रेवेन्यू यानी कि इनकम जो सोसाइटी से, इकोनॉमी एंड सोसाइटी कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट गुड्स एटसेट्रा। यानी कि जो इंडिया में उन्होंने अपनी जो व्यवस्था लगाई उसके अनुसार उन्होंने अर्थव्यवस्था को और सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से उन्होंने अपने अंडर कर लिया, जिससे उनको रेवेन्यू हासिल हुआ और साथ में टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, और जो उनके जितने भी एक्सपेंसेस थे यानी कि जितने भी उनके खर्चे थे, और साथ में बॉट गुड्स, और जो भी वो सामान लेते थे यानी कि खरीदते थे यहाँ से, उन सब के लिए उन्होंने एक कंट्रोल स्थापित कर लिया। चलिए अब दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अपने। इस पॉइंट में क्या लिखा है? इन 1881 सेंसस हैड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन एग्जामिन्ड इन एवरी 10 years। अब सन 1881 में, कब? 1881 में सेंसस की शुरुआत हुई। सेंसस यानी कि जनगणना जो हम यहाँ पर इंडिया में अब जो हर 10 साल में एक बार जो होता है जनगणना, उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1881 में, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब।
had introduced in India and after that it has been examined in every 10 years। और उसके बाद से ये हर 10 साल पर लिया जाने लग गया, जिससे कि जो डेटा है वो सरकार के पास जमा हो सके और द कंट्री के बारे में और उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। James Mill had also pointed out the importance of written administrative documents to be saved as archives। अब जो जेम्स मिल थे उन्होंने एक और पॉइंट को नोटिस किया, क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो प्रशासनिक जो दस्तावेज होते हैं वो लिखित में होने चाहिए और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसके अनुसार? जेम्स मिल का मानना था ये। जेम्स मिल ने कहा था कि जो रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे हम जो भी सरकारी कार्य मतलब जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो आसान हो जाते हैं अगर हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिटन में हो तो, और ऐसे ही मौखिक रूप में होता है तो वो कोई काम का नहीं रहता। और आर्काइव्स एज सेव्ड एज आर्काइव्स, आर्काइव्स का मतलब हो गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में। जैसे कोई भी जैसे हमारे पास जो हमारे किताबों में जो हमारे पास डेटा है जो हम अपने इतिहास की किताबें पढ़ते हैं वो क्या है? हमारे लिए आर्काइव्स हैं, क्योंकि हम उससे कुछ अपने इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने इसलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 1 यही फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको जो बाकी का जो इसका चैप्टर फर्स्ट का रह रहा है वो मैं आपको उसमें कंप्लीट कराऊंगा।